हम लोग समास पढ़ेंगे। समास क्या होता है? समास का तात्पर्य संक्षिप्तीकरण होता है, मतलब छोटा करना। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? छोटा रूप। जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर जो नया और छोटा शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। समास में हम दो स्वतंत्र विभिन्न अर्थों वाले शब्दों को जोड़ते हैं और उसकी विभक्तियों का लोप करके एक नया शब्द बनाते हैं, उसे हम समास कहते हैं। इसे उदाहरण के माध्यम से अच्छे से समझेंगे। जैसे राजपुत्र। राजपुत्र में दो शब्द हैं, राज प्लस पुत्र, यानी राजा का पुत्र। तो हम समास में समास विग्रह कहते हैं। समास विग्रह क्या होता है? जब समस्त पद के सभी पद अलग अलग किए जाते हैं तो उस प्रक्रिया को हम समास विग्रह कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने माता पिता का समास विग्रह किया, माता और पिता। यहाँ पर देखिएगा, अगर आप देखेंगे तो और शब्द का इसमें लोप है। जैसे राजपुत्र में क का लोप है, उसी प्रकार से माता और पिता में और का लोप है। तो यही हमारा क्या है? ये हमारा समास है और ये हमारा समास विग्रह है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे समास के भेद। ये हम अब समास के भेद, समास के प्रकार कितने होते हैं? समास 6 प्रकार के होते हैं। जैसे पहला है अव्ययी भाव। अव्ययी भाव में पहला जो पद होता है, पूर्व पद, वो हमेशा अव्यय होता है, यानी जैसे प्रतिदिन। दूसरा हमारा होता है तत्पुरुष समास, जैसे रसोई घर, इसमें विभक्ति का लोप होता है। कर्मधारय, इसमें आप देखेंगे जैसे चरण कमल है, तो कमल जो है वो चरण की विशेषता बता रहा है, यानी एक पद आपका विशेष्य होगा और दूसरा पद आपका विशेषण होगा। द्विगु समास में आपके नंबर यानी संख्या आती है, जैसे त्रिभुज, चौराहा, पंचवटी, त्रिलोक। इस प्रकार से जिसमें संख्या आ जाए वह हमारा द्विगु समास होता है। इसी तरह हम 5वें में देखेंगे द्वंद्व समास, जहां पे दो विपरीत अर्थ वाले शब्द होंगे और जिनमें और का लोप होगा, जैसे रात और दिन, यानी रात दिन, माता पिता, दाल रोटी। इस प्रकार के जो हमारे समास होते हैं उन्हें हम द्वंद्व समास कहते हैं। और छठा बहुव्रीहि समास, ऐसे समास जिसमें दो पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं तो उसे हम बहुव्रीहि समास में मानते हैं। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिनका, यानी ये भगवान महादेव की ओर इशारा कर रहा है, इस कारण इसमें बहुव्रीहि समास है। थैंक यू। तत्पुरुष समास देखेंगे। तत्पुरुष समास क्या होता है? इस समास में पूर्व पद गौड़ तथा उत्तर पद प्रधान होता है और समस्त पद बनाते समय पदों की विभक्ति में चिन्हों का लोप किया जाता है। तो ऐसे हमारे क्या कहलाते हैं? तत्पुरुष समास कहलाते हैं। हम उदाहरण के माध्यम से इसे ज्यादा अच्छे से समझेंगे। जैसे पहला उदाहरण है गृह आगत। गृह आगत का अगर हम समास विग्रह करें तो गृह यानी घर को आगत, यहाँ पर को का लोप है, विभक्ति का लोप है, कर्ता ने कर्म को, यानी ये हमारा कर्म तत्पुरुष समास है। दूसरा हम देखेंगे कष्ट साध्य है। अगर हम इसका समास विग्रह करते हैं तो कष्ट से साध्य, यानी यहाँ पर से का लोप है, कर्ता ने कर्म को करण से, यानी यहाँ पे करण तत्पुरुष है। अब तीसरे को अगर हम देखेंगे विद्या विद्यालय, यानी अगर हम इसका समास विग्रह करें तो विद्यालय, विद्या के लिए आलय, विद्या के लिए आलय, यानी यहाँ पर के लिए शब्द का लोप है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर कर्ता ने कर्म को करण से, तो यहाँ पर ये भी हमारा तत्पुरुष समास है, यानी संप्रदान तत्पुरुष है। चौथा हम देखेंगे आप बीती। आप बीती का अगर हम समास विग्रह कहते हैं तो आप पर बीती, तो ये भी हमारा एक प्रकार से तत्पुरुष समास है। यहाँ पर जो है विभक्ति चिन्ह का लोप है। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि तत्पुरुष समास में पूर्व पद गौड़ तथा उत्तर पद प्रधान होता है और समस्त पदों के विभक्ति चिन्ह का लोप किया जाता है। इसी प्रकार से हमारे तत्पुरुष समास जो है वो 6 प्रकार के हो जाते हैं। तो हम नेक्स्ट क्लास देखेंगे। अब हम लोग तत्पुरुष समास के भेद देखेंगे। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। जैसे पहला जो हमारा तत्पुरुष का भेद होता है कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष का जो विभक्ति चिन्ह होता है वो को होता है। जिस समास में को शब्द का विलोपन होता है या लुप्त होता है वहां पर हमारा
कर्म तत्पुरुष होता है। जैसे प्रस्तुत उदाहरण देखिए, बस चालक बस को चलाने वाला, जेब कतरा जेब को कुतरने वाला, चिड़ी मार चिड़िया को मारने वाला। इन सब में क्या है, को शब्द का लोप है यानी विलुप्ति है, इसलिए यह हमारा कर्म तत्पुरुष कहलाता है। अब बात करेंगे करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष में जो हमारा विभक्ति चिन्ह होता है से और के द्वारा का विलोपन होता है। जैसे प्रस्तुत उदाहरण देखिए, रेखांकित रेखा के द्वारा अंकित, तुलसी कृत तुलसी के द्वारा कृत, तो इनमें हमारा करण तत्पुरुष होता है। नेक्स्ट हमारा है संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष में के लिए विभक्ति चिन्ह का लोप होता है। जैसे रसोई घर, रसोई के लिए घर, विद्यालय, विद्या के लिए आलय, इन सब में हमारा के लिए शब्द का लोप हो जाता है और यहाँ पर हमारा संप्रदान तत्पुरुष होता है। नेक्स्ट देखेंगे अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष में से जो है वो अलग होने के भाव में आता है और इसके विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है। जैसे ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, देश निकाला, देश से निकाला हुआ। अब नेक्स्ट हम देखेंगे संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष जिसमें का, के, की का लोप होता है, उनमें हमारा संबंध तत्पुरुष होता है। जैसे गंगा जल यानी गंगा का जल, तो इनमें क्या है, संबंध तत्पुरुष है, का के शब्द का लोप है और इसलिए हमारा ये संबंध तत्पुरुष है। अंतिम हमारा है अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष में और पर विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है। जैसे प्रस्तुत उदाहरण है शरणागत, शरण में आगत। दूसरा है आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास, तो इसमें हमारा इन विभक्ति चिन्हों का लोप होने के कारण ये हमारे तत्पुरुष के उदाहरण में से माने जाते हैं, अधिकरण तत्पुरुष में माने जाते हैं। हम लोग अव्ययी भाव समास पढ़ेंगे। अव्ययी भाव समास क्या होता है, जिस समास में प्रथम पद अव्यय होता है यानी पूर्व पद में अव्यय होता है और जिसका अर्थ प्रधान होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। यानी पूर्व पद में अव्यय हो और पूर्व पद की प्रधानता उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। हम प्रस्तुत उदाहरण से समझेंगे। जैसे आजन, आजन में दो शब्दों से मिलकर बना हुआ आ प्लस जन। आ जो है वो आपका अव्यय है और इसका अगर हम समास विग्रह करें तो जन्म से लेकर ये आपका समास विग्रह आता है, यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो समय रहता है उसे हम आजन्म कहते हैं। दूसरा हम देखेंगे यथामति। यथामति का मतलब होता है, इसमें ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, यथा और मति, यानी मति के अनुसार। इसका अगर हम समास विग्रह करेंगे तो मति के अनुसार आएगा। यथा जो है वो आपका एक अव्यय है, ये कभी भी परिवर्तित नहीं होता। और हम तीसरे की बात करें, तीसरा जो शब्द है वो प्रतिदिन है। ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, प्रति प्लस दिन, यानी इसका अगर हम समास विग्रह करें तो प्रत्येक दिन को हम प्रतिदिन कहते हैं, जो दिनों दिन आता है उसे हम प्रतिदिन कहते हैं। अब हम बात करेंगे अपने उदाहरण नंबर 4 में। यहाँ पर देखिए हम लोगों ने घर को एक अव्यय की भांति प्रयोग किया है। घर घर यानी प्रत्येक घर के संदर्भ में हम इसे घर घर कहते हैं। घर घर जाकर हम लोग प्रसाद बांटेंगे या घर घर जाके सर्वेक्षण करेंगे, तो ये हमारा क्या है, अव्ययी भाव समास है, क्योंकि इसमें जो पूर्व पद है वो एक अव्यय की भांति कार्य कर रहा है। अब हम बात करेंगे पांचवें को। पांचवें जो शब्द है वो हमारा क्या है, एग्जाम्पल नीडर है। नीडर का मतलब होता है, अगर हम इसका समास विग्रह करें तो बिना डर के। इसमें ये भी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ। पहला शब्द जो है वो अव्यय की भांति कार्य कर रहा है और दूसरा शब्द जो है वो एक प्रकार से लिया गया है, ठीक है, और ये एक सार्थक शब्द युग्म का प्रयोग किया जा रहा है यहाँ पर, नीडर यानी बिना किसी डर के। तो पहला पूर्व पद हमारा अव्यय है और इसमें इसके अर्थ में प्रधानता है, इसलिए यहाँ पर अव्ययी भाव समास होगा। अब हम बात करते हैं हर घड़ी। हर घड़ी में देखिए जो पहला शब्द है वो हर जो है वो एक अव्यय के भांति प्रयोग हो रहा है और अर्थ में इसके प्रधानता है। हर घड़ी का अगर हम समास विग्रह करें तो घड़ी घड़ी यानी समय समय पे जो चीजें की जाती है उसे हम
हर घड़ी कहेंगे, मतलब प्रत्येक पल में उसका प्रयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे हाथों हाथ। हाथों हाथ में जो पहला शब्द है वह हमारा एक अव्यय के भांति प्रयोग किया जा रहा है। और यहाँ पर हाथों हाथ का मतलब होता है, अगर हम इसका समास विग्रह करेंगे तो एक हाथ से दूसरे हाथ के संदर्भ में हम हाथों हाथ कहते हैं। तो एक कर्मधारय समास के बारे में पढ़ेंगे। जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पद में परस्पर विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध होता है, वहां पर कर्मधारय समास होता है। इसे उदाहरण के माध्यम से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे पहला उदाहरण है अल्पसंख्यक, अल्प है जो संख्या में, और दूसरा उदाहरण है अधभरा, जो आधा है जो भरा। इसमें देखिए इनमें दोनों ही में जो हमारा पहला पद है वो विशेषण के भांति काम कर रहा है, और जो उत्तर पद है वो हमारा विशेष्य का काम कर रहा है। तो यहाँ पर एक संयोग जो है वो ये बन रहा है विशेषण और विशेष्य का। तो इस तरह हमें ये लगता है कि ये आपका कर्मधारय समास है, क्योंकि यहाँ पर विशेषण और विशेष्य के युग्म काम कर रहे हैं। अल्पसंख्यक यानी अल्प है जो संख्या में समास विग्रह के अनुसार, अधभरा आधा है जो भरा। तो ये एक विशेषण और विशेष्य का युग्म बनाते हैं, जिसके तहत ये आपका क्या है, कर्मधारय समास है। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, वज्र कठोर यानी वज्र के समान है जो कठोर, और फोर्थ मुख कमल, कमल के समान है जो मुख। इसमें जो संबंध बन रहा है पूर्व पद और उत्तर पद का, वो बन रहा है उपमान और उपमेय का। तो ये सारे ये दोनों ही पदों का जो संबंध है वो कर्मधारय समास की ओर चिन्हित करता है। तो इस तरह ये जो है ये हमारा उपमेय और उपमान के संबंध के कारण यहाँ पर कर्मधारय समास है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट विद्याधन। ये जो हमारा उदाहरण नंबर 5 है, विद्याधन यानी विद्या रूपी धन, यानी ये हमारा क्या कर रहा है, ये एक रूपक अलंकारिक पद है, और ये हमारा एक तरीके से कर्मधारय समास की ओर चिन्हित कर रहा है, क्योंकि इसमें जो पहला पद है वो विशेषता बता रहा है किसके, धन की, यानी ये विद्या रूपी धन के बारे में बता रहा है, जिसके अनुसार आपका उत्तर पद क्या है, प्रधान है। उत्तर पद आपका प्रधान है, और पहला जो पद है वो एक काम कर रहा है विशेषण या विशेष यानी रूपक की तरह वर्क कर रहा है, रूपक की तरह काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पर कर्मधारय समास है। अब हम लास्ट वाले बात कर रहे हैं। देखिए कुमार्ग है। कुमार्ग हम जानते हैं कि कु जो है वो एक उपसर्ग की तरह काम करता है, लेकिन ये एक विशेषता भी बता रहा है और उत्तर पद की प्रधानता भी। इसमें जो कुमार्ग में जो उत्तर पद है वही हमारा अर्थ में भी प्रधान हो जा रहा है। कुमार्ग का आपका समास विग्रह होता है कुत्सित है जो मार्ग। तो इस तरह हमें ये पता चलता है कि उत्तर पद की प्रधानता है, और ये जो कु है ये हमारा एक उपसर्ग के भांति कार्य कर रहा है। तो इस कारण यहाँ पर क्या है, कर्मधारय समास है। द्विगु समास के बारे में देखेंगे। द्विगु समास होता क्या है, यदि किसी समासिक पद में प्रथम पद संख्यावाचक तथा द्वितीय पद संज्ञा हो और समस्त पद किसी समूह का बोध कराए तो वहां पर द्विगु समास होता है। मतलब प्रथम पद आपका संख्यावाचक होना चाहिए और द्वितीय पद आपका संज्ञा हो और समस्त पद जो है वो किसी समूह का बोध कराए तो वहां पर द्विगु समास होता है। उदाहरण के माध्यम से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे पहला जो उदाहरण है वो त्रिनेत्र है। त्रिनेत्र का अगर हम समास विग्रह करें तो तीनों रत्नों का समूह, तीनों रत्नों का समूह, यानी ये जो समास विग्रह है इससे ये पता चलता है कि ये पहला जो है, पहला शब्द जो है वो आपका संख्यावाचक है और दूसरा जो शब्द है वो आपका संज्ञा है और ये एक समूह का बोध करा रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, द्विगु समास होगा। दूसरा जो है शतक। शतक में अगर हम बात करें तो जो पहला शब्द है वो आपका संख्यावाचक है और दूसरा जो है वो एक संज्ञा की तरह काम कर रहा है। पहला शब्द संख्यावाचक और दूसरा शब्द संख्या के तौर पे है और शतक जो है वो 100 का समाहार होता है। मतलब ये एक समूह की ओर इशारा कर रहा है जहां पर 100 की संख्या वो शतक हो जाता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे तीसरे पे पंचवटी। पंचवटी का मतलब क्या है, 5 वटों का समाहार। मतलब जहां पर 5
जो बरगद के वृक्ष होते हैं जिन्हें वट कहते हैं, वहां का समाहार का मतलब समूह है। 5 वटों के समूह को हम क्या कहते हैं? पंचवटी कहते हैं। पहला जो आपका पद है वो संख्यावाचक है और दूसरा जो पद है वो संज्ञा है, और समस्त पद जो है वो एक समूह का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये जो आपका है आपका द्विगु समास में है। लास्ट चौराहा। चौराहा अगर हम करें, संधि विग्रह करें तो 4 राहों का समाहार। समाहार का मतलब होता है समूह। जहां पर 4 रास्ते होंगे वो हमारा क्या होगा? चौराहा होगा। पहला पद आपका संख्यावाचक है, दूसरा पद आपका संज्ञा है, और ये समस्त पद जो है वो किसी समूह की ओर इशारा करते हैं, अतः यहाँ पर भी द्विगु समास होगा। आप सही, आप नहीं होगा। अब हम लोग द्वंद्व समास के बारे में देखेंगे। जब किसी समासिक पद में पूर्व पद यानी प्रथम पद और उत्तर पद यानी द्वितीय पद दोनों प्रधान होते हैं तो वहां पर हमारा द्वंद्व समास होता है। दोनों ही पद हमारे प्रधान होते हैं। उदाहरण के माध्यम से ये समझेंगे, जैसे माता पिता, माता पिता, माता और पिता, यानी द्वंद्व समास में जब भी हम समास विग्रह करते हैं तो और का हमारा लोप होता है, और को हम इसमें लिख देते हैं। जैसे माता पिता, माता और पिता, दिन रात, दिन और रात, जलवायु, जल और वायु, अपना पराया, अपना और पराया। तो इस तरह से हम द्वंद्व समास को देखते हैं। जिस समास में दोनों ही पद प्रधान हो वहां पर हमारा द्वंद्व समास होता है। अब हम लोग बहुव्रीहि समास के बारे में पढ़ेंगे। बहुव्रीहि समास, जब समास के पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही पद प्रधान न होकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करे, किसी तीसरे की ओर संकेत करे, तो वहां बहुव्रीहि समास होता है। यानी दोनों ही पद से अर्थ न निकले बल्कि दोनों ही पद किसी तीसरे की ओर इशारा करे या संकेत करे, तो वहां पर हमारा बहुव्रीहि समास होता है। उदाहरण से समझेंगे, लंबोदर, लंबा है उदर जिनका, यानी लंबोदर में ये दोनों ही शब्द किसी तीसरे की ओर संकेत कर रहे हैं, यानी गणेश जी की ओर संकेत कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। दूसरे को देखें, त्रिनेत्र, 3 है नेत्र जिनके, 3 नेत्र हैं जिनके, यानी ये तीसरे की ओर इशारा कर रहे हैं, शिव जी को इशारा कर, क्योंकि शिव जी के 3 नेत्र हैं, तो ये शिव जी के बारे में बता रहे हैं, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? बहुव्रीहि समास होगा। तिरंगा, 3 है रंग जिसमें, यानी जो हमारा राष्ट्र ध्वज है उसकी ओर यह संकेत कर रहा है। तो वैसे ही जैसे हमारा अगर कोई भी दोनों पद किसी तीसरे